नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर नीरज चोपड़ा से जुड़ी हुई, जिसमें नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतने के साथ ही भारत के लिए ये मेडल हासिल किया और इतिहास रच दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा की तरफ से हासिल किया गया है और 19 साल के बाद भारत ने ये मेडल जीता है। जेवलिन थ्रो में नीरज ने सिल्वर मेडल हासिल कर इतिहास रचा। वर्ल्ड एथलेटिक्स में यह मेडल भारत के लिए एक उपलब्धि, 19 साल के बाद भारत ने यह मेडल हासिल किया है। तो नीरज चोपड़ा की तरफ से यह इतिहास रचा गया। 88.13 मीटर तक थ्रो करने के बाद भारत के हिस्से 19 साल बाद यह मेडल आया है, जिसे दिलाने का काम किया नीरज चोपड़ा ने। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स में यह सिल्वर मेडल जीतने के साथ ही भारत का 19 साल का इंतजार भी खत्म हुआ और 19 साल बाद सिल्वर मेडल भारत की झोली में आया है। तो फिलीपींस में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में अर्निस गेम्स में बिहार के लाल ने कमाल कर दिया। बिहार के खिलाड़ियों ने 6 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। बिहार के अमन पुष्पराज ने 3, आकाश कुमार ने 1 और श्रेयांश भारती ने 1। महिला में अंशु ने 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और आपको बताते चले, अर्निस खेल 2022 का आयोजन फिलीपींस देश में हो रहा है, जिसमें इंडिया की ओर से खेलने वाले खिलाड़ियों ने कुल 14 कांस्य पदक और 1 सिल्वर मेडल जीता है। अग्निपथ योजना के तहत पहली बार अग्निवीर वायु सेना की परीक्षा आज से शुरू हो गई है, जो 31 जुलाई तक चलेगी और इस परीक्षा में 3500 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा पूरी गोपनीय तरीके से ऑनलाइन ली जा रही है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को फुल शर्ट और जूता पहनकर परीक्षा केंद्र में जाना नहीं है। और ऐसे में आपको यह भी बताते चलें कि शनिवार को ही पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ निगरानी रखने को लेकर आदेश दे दिए थे, ताकि किसी भी परीक्षा केंद्र पर कोई उपद्रव न कर पाए। मामले से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। अग्निपथ स्कीम के तहत पहली बार अग्निवीर वायु के लिए आज से एग्जाम शुरू हुआ है, जो 31 जुलाई तक चलेगा। बताते चले कि इस दौरान जो है 3500 अग्निवीर वायु की जो है वो बहाली होगी, चयन होगा। और बताते चले कि पटना में 13 सेंटरों पर अग्निवीर वायु फेज़ 1 की ऑनलाइन परीक्षा जो है वो आज से लेकर के 31 जुलाई तक चलेगी। बताते ये भी चले कि जो अधिसूचना के अनुसार 3 सेट में यह परीक्षा जो है होगी। सभी सेट के विषय और समय अलग अलग होंगे। पहला सेट विज्ञान का होगा, दूसरा जो सेट है वो अंग्रेजी का होगा, जो 45 मिनट का होगा। इसके अलावा तीसरा सेट जो है वो जनरल रीजनिंग का होगा, जो 85 मिनट का होगा। सभी सवाल 12वीं स्तर के होंगे। मालूम हो कि पहली बार ऐसी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना के 3500 पदों पर बहाली जो है वो उसकी प्रक्रिया चल रही है। बिहार के कुल 26 सेंटर बनाए गए हैं। बिहार में सबसे अधिक पटना में सेंटर बनाए गए हैं। और इसी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये जो खगौल स्थित जो एक सेंटर है, यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। बताते चले कि ये तमाम अग्निवीर जो है पूरी तैयारी करके आए हैं और इस परीक्षा में ना तो जूता पहनने का परमिशन है और ना ही फुल शर्ट्स पहन करके अभ्यर्थी जो है वो आ सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कई अभ्यर्थी जो है जो फुल शर्ट पहन करके आए थे वो यहाँ पे सेंडोगंजी में अब अंदर जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं। ये पूरी परीक्षा की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है। सुबह से ये परीक्षा शुरू होगी, जो शाम तकरीबन 5:45 तक चलेगी। और कहा जा रहा है कि 3 पालियों की परीक्षा में 190 अंक के प्रश्न जो है वो आएंगे। गलत जवाब देने पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। अभ्यर्थियों को काला और नीला पेन लेकर के पासपोर्ट साइज का 2 फोटो लेकर के आने को कहा गया था। बताते चले कि अगस्त में दूसरी फेज की परीक्षा होगी और उसके बाद जो है 21 से 28 अगस्त तक ये दूसरी फेज की परीक्षा होगी। जब ये दोनों फेज अभ्यर्थी पास कर लेंगे तो तीसरी फेज की जो परीक्षा होगी वो दौड़ की होगी। 6.5 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ जो है जो सफल अभ्यर्थी होंगे पहली फेज और दूसरी फेज के, उन्हें पास करना होगा और तभी वो जो है अगली
पथ स्कीम के तहत अग्निवीर वायु के जो है जवान बन पाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी तौर पे जो परीक्षा जो है वो काफ़ी कह सकते हैं कि सख्ती के साथ जो नियम बताए गए थे उसका अनुपालन करते हुए लेने का यहाँ पे तस्वीर जो है वो हम दिखा रहे हैं आपको। सभी अभ्यर्थी जो हैं वो पूरी तौर पे तैयारी करके आए हैं। तो कुछ अभ्यर्थी से हम बात भी करेंगे। ये बताओ बाबू कि आप लोग पूरी तैयारी करके आए हैं, पूजा पाठ करके आए हैं? यस सर, यस। क्या क्या कहा गया था एडमिट कार्ड में? एडमिट कार्ड में एग्ज़ाम होने वाला था, एग्ज़ाम ये जानकारी नहीं थी कि फुल शर्ट पहन के नहीं आना, शूज पहन करके नहीं आया है? ये जानकारी था। तो फिर क्यों पहन करके आए थे आप? शर्ट खोल दिए, लेकिन उतना जानकारी नहीं था कि शर्ट, इसलिए टी शर्ट। क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार है। तो देखिए दूसरे भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पे। ये बताइए कि तैयारी पूरी है? जी किए हैं, अपने हिसाब से किए हैं तैयारी साइंस स्ट्रीम से एक्स ग्रुप के लिए। अग्निवीर बन जाएंगे इस बार? कोशिश तो पूरी है अपनी तरफ से। क्या नाम है? इरफान अंसर। इरफान है कह रहे हैं कि कोशिश पूरी है कि जो केंद्र सरकार ने नौजवानों को लेकर के अग्नि पथ स्कीम लाया, उसके तहत अग्निवीर वायु की जवान बन जाएंगे, चयन हो जाएगा इनका। देख सकते हैं कि स्कैनर से सभी जो अभ्यर्थी हैं उनकी जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है और तभी उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। और बताते ये भी चले कि यह परीक्षा जो है वो पूरे तौर पर गोपनीय तरीके से ली गई है। आईबी ने भी अलर्ट जारी किया था कि इस परीक्षा के दौरान जो उपद्रव कर सकते हैं, जिसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने जो है वो सभी जिले के डीएम एसपी को निर्देश किया था कि परीक्षा केंद्रों पर व्यापक जो है व्यवस्था हो। कोई भी सामाजिक तत्व, शरारती तत्व जो है इस परीक्षा में किसी तरह का खलल विघ्न जो है वो ना डाल सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पूरे तौर पे सुरक्षा के कार्य चाक-चौबंद व्यवस्था किए गए हैं और ऑनलाइन ये पूरा एग्जाम जो है वो लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में देश तोड़ने की साजिश रची जा रही है। पीएफआई और एसटीपीआई की आड़ में बिहार के कट्टरपंथी देश को इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान बना रहे हैं और ऐसे संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन आरजेडी इनके समर्थन में उतर आई है। जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि राष्ट्रद्रोहियों की वकालत करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। राष्ट्रद्रोहियों की वकालत करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तो बिहार के फुलवारी शरीफ से देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जाल बुना जा रहा था। बिहार पुलिस से लेकर एनआईए तक तहकीकात में लगी हुई है। लेकिन आरजेडी को यह सब कुछ बेफजूल लगता है, क्योंकि आरजेडी अब खुलकर पीएफआई के समर्थन में उतर चुका है। अब जगदानंद सिंह ने ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसके बाद सियासत में कई तरह के सवाल सुलगने लगे हैं। पीएफआई के समर्थन में आरजेडी क्यों? संदिग्ध आतंकियों से आरजेडी को हमदर्दी क्यों? पीएफआई की तुलना आरएसएस से क्यों? ये तमाम सवालात इसलिए क्योंकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल से चर्चा में आए पीएफआई के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। जरा सुनिए पीएफआई और संदिग्ध आतंकियों से हमदर्दी रखने वाली आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का वो विवादित बयान। पाकिस्तान से इनके टेलीफोन की बात होती है। पाकिस्तान में तो लोगों के रिश्तेदार हैं, जो यहाँ से गए वो भारत के लोग थे। तो अपने रिश्तेदारों से बात करना मतलब राष्ट्र विरोध है क्या? ये तो बताना चाहिए कौन सा वह क्रिया, कौन सा वह काम जिसके द्वारा ये साबित होता है कि टेलीफोन पर बात की गई, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जब जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए पाकिस्तान के एजेंट में, वो सभी आरएसएस और हिंदू लोग थे। ये जो कर रहे हैं हम सब इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फुलवारी शरीफ से अगले 25 सालों में यानी 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश चल रही थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक साजिश के तार जुड़े हुए हैं। अब तो एनआईए ने भी इस मामले को टेक ओवर कर लिया है। लेकिन ये सब कुछ आरजेडी के लिए मायने नहीं रखता। जगदानंद सिंह के बिना सिर पैर वाले बयान पर अब सियासत गर्म हो चली है। बयानों का प्रहार भी जारी है।
जगता बाबू क्या हैं? वो हिंदू नहीं हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। उनका मानसिक संतुलन इस समय ठीक नहीं है, अवस्था के साथ किसी के साथ हो सकता है। तो तेजस्वी यादव जी को पार्टी आगे चलाना है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम अध्यक्ष के पद से मुक्त कर देना चाहिए। महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, उसका पटना पुलिस ने उद्भेदन किया और ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ऐसा मसला जिसमें केंद्रीय एजेंसी का भी बाद में सहयोग लिया गया, तो स्वाभाविक है ऐसे सवाल को राजनीति के नजरिए से देखना जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। और बिहार में जो हमारी कार्य प्रणाली रही है, न कोई किसी समुदाय को टारगेट कर सकता है, न कोई किसी को परेशान कर सकता है, लेकिन कानून के नजरिए में जो अपराध है वह अपराध होता है। जगदानंद सिंह को पीएफआई के समर्थन में उतरने से पहले फुलवारी शरीफ कांड में पकड़े गए इन 4 संदिग्ध आतंकियों को गौर से देख लेना चाहिए। जलालुद्दीन, जो झारखंड पुलिस में दारोगा रह चुका है, ये एसडीपीआई का सदस्य है। अतहर परवेज, जो प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन सिमी का पूर्व सदस्य रह चुका है। अरमान मलिक और लखनऊ से गिरफ्तार नूरुद्दीन जंगी पर देश विरोधी गतिविधि चलाने का आरोप है। इन चारों के अलावा शिकंजे में आए इस ताहिर को भी जगदानंद सिंह को देख लेना चाहिए, जो पाकिस्तान में बैठे अपने रिश्तेदारों से नहीं बल्कि अपने आकाओं के संपर्क में था और गजवा हिंद का ख्वाब देख रहा था। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। तो फुलवारी शरीफ टेरर मामले में बड़े बड़े खुलासे तो हो ही रहे हैं। अब आईबी ने 8 जिलों को लेकर जो अलर्ट जारी किया है वो बेहद खतरनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। बिहार की शांति से साजिश। आईबी ने 8 जिलों को किया अलर्ट। जुमे की नमाज के बाद बिहार को जलाने की साजिश। बिहार की धरती से खतरनाक साजिश रची जा रही थी। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन और दोहा तक नफरत का जाल बुना जा रहा था। लेकिन अब इस मामले में आईबी की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया है वो और भी खतरनाक है। आईबी के अलर्ट के मुताबिक बिहार में शुक्रवार की नमाज के बाद कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश है। कट्टरपंथियों की तरफ से ये साजिश रची गई है। खासकर उत्तर बिहार के 7 से 8 जिलों के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई है। दंगा भड़काने के लिए नुपुर शर्मा के बयान को आधार बनाने की आशंका जताई गई है। शुक्रवार की नमाज के बाद उपद्रव फैलाने की साजिश हो सकती है। आईबी ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें खासकर उत्तर बिहार के जो 7-8 जिले हैं उनको लेकर ज्यादा सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। आईबी ने यह सलाह दी है कि उत्तर बिहार के जो जिले हैं जैसे किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, दरभंगा है, अररिया है, सीतामढ़ी हो या फिर मुजफ्फरपुर, ऐसे जिलों में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की साजिश रची जा सकती है। जाहिर है आतंक की आग से बिहार को झुलसाने की साजिश रची गई है। इसी महीने यानी जुलाई में ही पीएफआई के बैनर तले पटना के एसके मेमोरियल हॉल में बड़ा सम्मेलन भी होने वाला था, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल से 1000 लोगों के आने की संभावना थी। पूछताछ में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अतहर और अरमान ने पुलिस को बताया है कि सम्मेलन में शामिल होने के लिए लोगों को मैसेज भी भेजा जा रहा था। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार सरकार पुलिस को पीपल्स फ्रेंडली होने के लिए समय समय पर हिदायत देती रहती है, लेकिन पुलिस है कि मानती ही नहीं। पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और मामला औरंगाबाद का है। दरअसल पुलिस ने आरोपी की इस कदर पिटाई की कि वो जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगा। और तो और मामला फंसता देख पुलिस खुद को बचाने की जुगत में लग गई। दरअसल औरंगाबाद जिले के पौथू थाने की पुलिस ने पिछले 8 जुलाई को अंकित नामक युवक को एक बालू से भरे ट्रैक्टर के साथ पकड़ा था। पुलिस का कहना है कि अंकित बालू के अवैध धंधे में शामिल था। अंकित को थाने पर लाने के बाद पुलिस कर्मियों ने पूछताछ की, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने
उसकी इतनी पिटाई कर दी कि वो आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अंकित को पटना लेकर आए पुलिसकर्मी न्यूज 18 की टीम को देखकर गायब हो जाते हैं। सवाल यही है कि अगर अंकित अवैध बालू के उत्खनन में पकड़ा गया था, तब आनन फानन में पुलिस उसे बेल क्यों देना चाह रही है? क्या पुलिस को इस बात का डर है कि गिरफ्तारी के बाद अंकित के कोमा में जाने पर वे फंस सकते हैं? क्योंकि परिजन गंभीर पिटाई का आरोप लगा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शी भी खुलकर यही बात कह रहे हैं। मेरे पास ये पेशेंट करीब 9 जुलाई को 7:47 में मेरे पास आई थे। उस समय पेशेंट का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था, जीसीएस भी पुअर था और सीटी स्कैन में इंट्राक्रैनियल ब्लीड था, जिसके लिए हम लोग ने ऑपरेशन का इनको सजेशन दिया और आफ्टर कंसेंट पेशेंट का ऑपरेट किया गया। ठीक है, अभी पेशेंट पोस्ट ऑफ 10-11 डेज में है। ठीक है, जीसीएस इम्प्रूव हो चुका है, अभी पेशेंट का कंडीशन स्टेबल है। ये 8 तारीख की घटना है, करीब 12 बजे के अप्रॉक्स 12 बजे की घटना है। उसके क्या हुआ नहीं, हम लोग एट ए टाइम शाम को पता चलता है कि आपका जो परिजन पकड़ाए गए हैं वो सीरियस हैं। हम लोग औरंगाबाद पता चलता है शाम को, तो हम कॉल किए हैं, तो फिर पता चलता है कि उसको मगध के लिए ट्रांसफ़र किया है, गया के लिए। जब गया के लिए ट्रांसफ़र किया गया तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे थे, वहाँ से रेफ़र किया गया फिर आईजीएमएस। तो आईजीएमएस में भर्ती नहीं हुआ क्योंकि वो सैटरडे और संडे को ऑपरेशन नहीं होता है, तो इसके वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रकाश कुमार जो ड्राइवर हुए, भाई को क्या हुआ है? भाई को ब्रेन हेमरेज कर गया, ब्लड क्लोटिंग था, उसमें ब्लड जमा हुआ था। कैसे कर गया? कैसे उसको मारने से कर गया, क्योंकि हमको किसी दूसरे के द्वारा जो इसके साथ पकड़ाया एक और हिरासत में, वो बताया कि इसको मारने की वजह से ब्लड जमा हो गया। इसका हाथ पैर एक साइड का हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। उसके बाद इसको हॉस्पिटल में ले गया गया। तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद हमको बताया जाता है कि आपका परिजन जो है वो काफ़ी सीरियस है। बड़ा बाबू थे और 2-4 गो सिपाही। कौन थाना में? पौथो थाना में। क्या चीज से मारा है? लाठी से मारा है, बंदूक अंगूठा से मारा है, बहुत मार मारा है। वो लड़का को बहुत मार मारा है। तोरा साथी अंकित था उसका? अंकित के बहुत मार मारा है। और कपार में भी उसका चोट है? उसका में चोट हो, इसको मार दिया है बंदूक से, अंगूठा से। कितना देरी तक लमसम मारते रह गया है? 2-2.5-3 घंटा तक मार रहा था। यह मामला परिजनों की लापरवाही या पुलिस की कारस्तानी का है, इस पर फैसला लेना प्रीमेच्योर्ड होगा। लेकिन कुल मिलाकर इस मामले में अगर कोई सबसे ज़्यादा फजीहत झेल रहा है तब वह मरीज है जो आज कोमा में जाकर जिंदगी और मौत के बीच झूलता नजर आ रहा है। एक तरफ परिजन औरंगाबाद की पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तब दूसरी तरफ जो औरंगाबाद पुलिस है वह इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ना चाह रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिल पाता है या फिर पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से इसी तरीके से सवालों के घेरे में रहेगी। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में 4 दिनों से लापता युवक की अपराधियों ने हत्या कर दी। घटना माझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी गांव की है। मृतक युवक की पहचान रवि महतो के रूप में की गई है, जो मौजे कोयनी गांव का निवासी खजानती महतो का पुत्र था। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों के मुताबिक 21 जुलाई को रवि महतो दोपहर 12 बजे घर से बाइक से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। घटना को लेकर 22 जुलाई को परिजनों ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। तुमको 1 महीना में तुमको हम गाड़ी या तुम्हारा देना पता करना है ना। जब 1 महीना बीत गया तो ये कांड हो गया, गया बाजार करने तो आया नहीं लौट के कई तारीख को। तो हमने जो है उसके बाद में थाना में रिपोर्ट किया, तो थाना में रिपोर्ट किया तो फिर थाना रात आई खबर दिया है हमको रात में ये लाश पर आकर छीन हो, तो हमें जाकर छीना। 21 तारीख को 12 बजे से वो गुम हो गए। बाजार पे आए थे, मोटरसाइकिल आधे दोनों गायब हो गया। उसके बाद हम लोग जो है 21 तारीख को 22 तारीख को थाना में रिपोर्ट किए। 22 तारीख के बाद 24 तारीख को रात को 12 बजे हम लोग को सूचना मिला कि यहाँ पे स्टेशन के पास खरौल में एक लाश पड़ा है, आकर देखिए। हम लोग गए तो वही पड़े थे। गया का नामी गिरामी गया कॉलेज इन दिनों सुर्खियों में है। कॉलेज एक है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल 2 हैं। प्रिंसिपल की कुर्सी को लेकर उठा पटक चल रही है। एक कोर्ट के आदेश पर प्रिंसिपल की कुर्सी पर काबिज हैं, तो दूसरे यूनिवर्सिटी के आदेश पर अपना दावा कर रहे हैं।
कोर्ट के आदेश की बदौलत दावेदारी करने वाले प्रिंसिपल कॉलेज के प्रिंसिपल कक्ष में बैठे हुए हैं। वहीं यूनिवर्सिटी के आदेश का हवाला देने वाले शख्स गेस्ट हाउस से प्रिंसिपल बने हुए हैं। तो कॉलेज के छात्र और कर्मचारी असमंजस में हैं कि आखिर किसकी बात सुनी जाए। कौन कर्मचारी ये बात कह रहा है? आप आए तो कितना प्रिंसिपल को देख रहे हैं? आपके कक्ष में तो मैं आप ही को देख रहा हूँ। और कहीं भी पता है आपको? सुना है कि गेस्ट हाउस में कोई कहाँ है सुना? जाके गेस्ट हाउस में मिल लीजिए। न्याय माननीय उच्च न्यायालय कर सकती है, और मैं वहाँ गया तो वहाँ से मुझे न्याय मिला भी, और मेरा न्याय मिला कि मेरा स्टे हुआ। 19 तारीख को अचानक दूसरे स्वयंभू प्राचार्य आ गए। उन्होंने कहा कि मैं प्राचार्य हूँ, मुझे हाई कोर्ट से आदेश हुआ है, इसलिए मैं कुर्सी पर बैठूंगा। ज़बरदस्ती अपना ऑफिस में घुस गए, बैठ गए, आसीन हो गए। तो वो तो शिक्षा की जगह है, वहाँ वाद विवाद अच्छा लगता नहीं। प्रिंसिपल कौन? अभी तो दीपक कुमार जी हैं। हाई कोर्ट के आदेश लेकर कोई और बैठे हुए? हाई कोर्ट के आदेश पे दिनेश बाबू कार्यालय में बैठे हुए हैं, और दीपक बाबू अपने रेजिडेंस उनको मिला हुआ है यहाँ से रहने का जगह, वहीं पर गेस्ट हाउस में। एक गेस्ट हाउस से ऑफिस चला रहे हैं और एक ऑफिस से चला रहे हैं। आप लोग किनके अधीन में काम? हम लोग दीपक कुमार जी के हैं। तो कॉलेज एक है और प्रिंसिपल दो हैं। प्रिंसिपल की कुर्सी को लेकर के देखिए कैसी खींचतान मची है। एक ये कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद हम यहाँ पर बैठे हैं और इसीलिए हम प्रिंसिपल हैं। वहीं दूसरे का कहना है कि अचानक से कोई शख्स आ जाता है और उसकी तरफ से दावेदारी की जाने लगती है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें प्रिंसिपल का जिम्मेदारी दिया हुआ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस न्यूज़